स्टूडेंट्स, हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। क्लास 10th हिंदी कोर्स से क्षितिज भाग 2 वन शॉट प्री बोर्ड रिवीजन लेकर आपकी अध्यापिका आपके सामने प्रस्तुत हुई है। आज मैं सारे चैप्टर की ब्रीफिंग करते हुए समझाऊंगी। पहला चैप्टर है क्षितिज का नेताजी का चश्मा, जो कि एक भाव प्रधान कहानी है, एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। इसमें उन लोगों पर व्यंग्य किया गया है जो देशभक्ति को मजाक की भावना समझते हैं। ध्यान से सुनिएगा सारे चैप्टर्स को, बहुत सारे क्वेश्चन इसी के अंदर सॉल्व हो जाने वाले हैं आपके। पाठ के आरंभ में लेखक ने एक कस्बे का वर्णन किया है जो बहुत बड़ा नहीं था। वहां कुछ पक्के मकान, एक छोटा सा बाजार, एक लड़कियों का और एक लड़कों का स्कूल, सीमेंट का एक छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी। नगर पालिका के किसी उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी थी, जिससे वहां के लोग उन्हें याद रखें। यह कहानी इस प्रतिमा के एक छोटे से हिस्से के बारे में है। नेताजी की मूर्ति संगमरमर से बनी थी, जिसका कार्य ड्राइंग मास्टर को सौंपा गया। नगर पालिका का समय ऊहापोह में बीता, क्योंकि नगर पालिका को अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं थी। मूर्ति की लागत का अनुमान सही नहीं लगा पा रहे थे। ठीक है, अगर इसके अलावा नगरपालिका का समय ऊहापोह में क्यों बीता, इसका तीसरा कारण है विभागीय चिट्ठी पत्री में समय लगा था। तो इस पाठ में बच्चों एक पान वाला है जो कि बहुत ही हंसोड़ स्वभाव का व्यक्ति है, परंतु उसके हृदय में संवेदना भी है। इस कथन की सत्यता इस बात से व्यक्त होती है कि एक ओर तो वह कैप्टन को लंगड़ा कहकर उसका मजाक बनाता था, और दूसरी ओर जब उसकी मृत्यु की सूचना हालदार साहब को देता है तो उसकी आंखें नम हो जाती है। इस पाठ में एक कैप्टन है जो कि चश्मा बेचने वाला है। उसकी देशभक्ति के कारण उसे कैप्टन का नाम दिया गया। कैप्टन नाम सुनकर हालदार साहब ने सोचा कि वह मजबूत शरीर वाला हष्ट-पुष्ट व्यक्ति होगा, जो या तो आजाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही होगा या उसकी सेवा से संबंध होगा। जब उन्होंने कैप्टन को साक्षात देखा तो वह एक बूढ़ा, कमजोर और लंगड़ा व्यक्ति था। एक हाथ में संदूकची और दूसरे हाथ में बांस पर एक तख्ती में लटके हुए चश्मे लेकर वह फेरी लगाता था। कैप्टन के बारे में जैसा हालदार साहब ने सोचा था वह उससे बिल्कुल अलग था। इसीलिए कैप्टन को देखकर वह अवाक रह गए। तो क्वेश्चन हो सकता है कैप्टन को देखकर वह अवाक क्यों रह गए। कैप्टन के प्रति पान वाले ने जो टिप्पणी की वह अनुचित है, निंदनीय है। कैप्टन शारीरिक रूप से असमर्थ होते हुए भी देशभक्त था। उसके मन में नेताजी और स्वाधीनता सेनानियों के प्रति श्रद्धा और सम्मान के भाव थे। क्या होगा उस कौम का, यह वाक्य इस पूरे पाठ में जब आया तो हालदार साहब के इस कथन से हम पूरी तरह सहमत है कि जिन लोगों ने देश की आजादी के लिए अपने घर परिवार, यहां तक कि अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया, उन लोगों का आज की पीढ़ी द्वारा मजाक किया जाता है। और जब कोई मजाक करता है तो दूसरे लोग मजे लेने के लिए एकत्रित हो जाते हैं, उसे सुनने के लिए, जिस प्रकार पान वाले के पास इकट्ठे हो जाते थे। वर्तमान पीढ़ी की यही संवेदनहीनता, स्वार्थीपन और अवसरवादिता हालदार साहब के कथन से उजागर हुई है। हालदार साहब के लिए मूर्तिकार द्वारा चश्मा बनाना भूल जाने वाली बात चकित करने वाली थी, क्योंकि नेताजी की पहचान चश्मा ही थी। नेताजी की प्रतिमा की आंखों पर असली चश्मा का फ्रेम लगा था। हालदार साहब मूर्ति पर बार बार चश्मा बदलने का कारण जानने के लिए उत्सुक थे। नेताजी की चश्मा विहीन मूर्ति कैप्टन को आहत करती थी। तो कोई आपसे पूछेगा अगर एमसीक्यू में कि बस्ट किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि सिर से आवक्ष मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। ठीक है, और मूर्ति में नेताजी बच्चों कैसे लग रहे थे? मासूम और कमसिन लग रहे थे। मूर्ति में कमी क्या खटकती थी? मूर्ति पर चश्मा नहीं था। और मूर्ति को देखकर क्या याद आने लगता था? मूर्ति को देखकर दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, ये याद आने लग जाता था। तो ये रहा आपका पाठ नेताजी का चश्मा। अब बात करते हैं बाल गोविंद भगत। तो इस पाठ में लेखक ने बाल गोविंद भगत के बारे में बताते हुए लिखा है कि उनकी उम्र करीब 60 साल से ऊपर की रही होगी। कद मंजोला, गोरे चिट्टे, सफेद बाल और लंबी दाढ़ी वाले वो व्यक्ति थे। कमर पर लंगोटी और सिर पर कबीरपंथी टोपी उनका पहनावा था। सर्दियों में उनके द्वारा काली कमली ओढ़ ली जाती थी। माथा हमेशा रामानंदी तिलक से चमकता रहता था और गले में तुलसी की माला पड़ी रहती थी।
गृहस्थ थे पर दिखने में साधु लगते थे। पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, घर में अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहते थे। उनका पुत्र कुछ बोदा सा सुस्त था, पर पुत्रवधू बड़ी ही सुशील थी। उसने बड़ी ही कुशलता से घर को संभाल लिया और भगत जी को घर के कार्यों से निवृत्त कर दिया था। जीविका हेतु वो कुछ खेती बाड़ी करते थे जो पर्याप्त थी। वे कबीर को अपना साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते थे, उन्हीं के बताए हुए आदर्शों पर चलते थे, किसी से भी व्यर्थ झगड़ा मोल नहीं लेते थे। जितने भी महीनों के नाम और उन महीनों से रिलेटेड उनकी एक्टिविटीज है वो पढ़ना मत भूलिएगा। खेत में जो कुछ भी पैदा होता था वो उसे साहब को भेंट कर देते थे। प्रसाद रूप में जो कुछ बचता था उसे प्रयोग में ले आते थे और अपने अपने परिवार की गुजर उसी से करते थे। इस पाठ का मूल संदेश क्या है बच्चों? कि मनुष्य संसार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए भी साधुता का निर्वाह कर सकता है, साधु की तरह जीवन जी सकता है। इसके लिए घर संसार का त्याग कर वन वन भटकना जरूरी नहीं है। बाल गोविंद भगत ने सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। समाज विधवा विवाह को मानता नहीं है। इस परंपरा का उन्होंने खंडन किया और पुत्र वधु को पुनर्विवाह का आदेश दिया। समाज स्त्रियों को शमशान में जाने की इजाजत नहीं देता, पर भगत ने इस प्रचलित सामाजिक रूढ़ी का विरोध किया और अपने पुत्र को मुखाग्नि देने का कार्य अपने पुत्र वधु से करवाया। भगत की कथनी और करनी में एक रूपता थी। बाल गोविंद भगत शीतकाल में भोर होने से भी पहले गांव के बाहर पोखरे के ऊंचे भिंडे पर बैठकर गीत गाया करते थे। वे खंजड़ी बजाकर गाने टेरने बैठ जाते थे। गर्मियों में शाम के समय भी अपने घर के आंगन में खंजड़ी लेकर गाने बैठ जाते थे। उनके साथ कौन होते थे? गांव के कुछ प्रेमी जन आज जुटते थे। तब खंजड़ियों और करतालों का मेला लग जाता था। पूरी तन्मयता के साथ गाते थे। उनके मधुर गीतों का आसपास के लोगों पर इतना गहरा असर पड़ता था कि वे भी तल्लीन होकर गुनगुनाने लगते थे। खेतों में रोपाई करते हुए तो खेत में काम करने वाले सभी गांववासी उनकी लय में खो जाते थे। उनके संगीत को जादू की संज्ञा भी दी गई है। अपने लड़के के देहांत के बाद उन्होंने पतोहू को पुनर्विवाह के लिए बाध्य किया। यह व्यवहार उनकी आधुनिक विचारधारा का प्रमाण है। मोह अंधा होता है, प्रेम विवेकवान होता है। मोह में स्वार्थ होता है, प्रेम में कल्याण कामना होती है। बाल गोविंद अपनी पतोहू से प्रेम करते थे, मोह नहीं। यदि उनसे मोह होता तो वह उसे जीवन भर के लिए अपनी सेवा में रख लेते, लेकिन वो उसके जीवन को सुखी देखना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने उसका पुनर्विवाह करने का आदेश दिया। कुछ एमसीक्यू आपसे पूछे जाए, जैसे भगत अपने खेत की सारी उपज पहले किसे भेंट करते थे? तो वो सारी उपज किसे भेंट करते थे? कबीरपंथी मठ को। ओके, बाल गोविंद कबीर को अपना क्या मानते थे? गुरु मानते थे। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है, लेखक ने बाल गोविंद भगत को साधु क्यों कहा? साधु की सभी परिभाषाओं में वे खरे उतरते थे। वो साधुओं की वेशभूषा पहनते थे, तपस्या में लीन रहते थे, मोह माया से दूर थे, या फिर साधु की सभी परिभाषाओं में खरे उतरते थे? तो आपका आंसर होना चाहिए वो साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरते थे। उनकी विशेषता क्या नहीं थी बच्चों? उनकी विशेषता यह नहीं थी कि वे बहुत स्वार्थी नहीं थे। ओके, वे बहुत स्वार्थी थे, यह उनकी विशेषता नहीं थी। प्रभातियां किस समय गाया जाने वाला गीत है? यह आपको पता होना चाहिए। तो प्रभातियां भोर के समय गाया जाने वाला गीत है। आपसे पूछा जाए उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, इसका आशय क्या है? वह एक के बाद एक गीत गाए जा रहे थे। ओके, बाल गोविंद की प्रभातियां कब तक चला करती थी बच्चों? उनकी प्रभातियां कार्तिक महीने से फागुन तक चला करती थी। बाल गोविंद हर वर्ष कहां जाते थे? तो हर वर्ष वो गंगा स्नान के लिए जाते थे। और गंगा स्नान जाने का उनका उद्देश्य क्या था? संत समागम और लोक दर्शन। भगत को संबल लेने का हक क्यों नहीं था? तो ऑप्शन है, वे गृहस्थ थे, वे वृद्ध हो चुके थे, वे स्वयं को साधु मानते थे, वे उच्च जाति के थे, तो उन्हें संबल लेने का हक नहीं था। वे स्वयं को क्या मानते थे? वे स्वयं को साधु मानते थे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है आपका लखनवी अंदाज, जो कि व्यंग्यात्मक कहानी है और यह कहानी शान शौकत वाली बनावटी जीवन शैली पर कटाक्ष करती है। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इस पाठ के लेखक हैं जशपाल जी, जो सेकंड क्लास के डिब्बे में यह सोच के चढ़े थे कि डिब्बा पूरी तरह खाली होगा, उसमें कोई यात्री नहीं होगा, अतः वे आराम से बैठकर नई कहानी के बारे में सोच सकेंगे, साथ ही खिड़की के पास बैठकर प्राकृतिक दृश्य भी देख सकेंगे। लेखक ने उम्मीद की थी, आशा की थी रेल के सेकंड क्लास में कोई यात्री नहीं होगा, पर उसकी इस आशा के विरुद्ध उसमें एक नवाबी स्वभाव वाले सफेद पोश सज्जन सवार थे। लेखक ने सोचा था वो अकेले में आराम से नई कविता के बारे में सोचेंगे, पर उसकी ये सोच धरी की धरी रह गई। सेकंड क्लास में बैठे सज्जन
नई कहानी के बारे में सोचेंगे, नई कविता के बारे में नहीं। यही कंफ्यूजन पेपर में बच्चे अक्सर कर जाते हैं, नई कहानी के बारे में सोचेंगे। ओके, सेकंड क्लास में बैठे सज्जन किसी लखनवी नवाब के समान सफेद पोश थे। वे बड़े आराम से खाली डिब्बे में पालथी मारकर बैठे थे। उनके सामने की बर्थ पर क्या था? एक तौलिया बिछा था, उस पर 2 ताजा चिकने खीरे रखे थे। लेखक तथा पूर्व यात्री का मिलन, अमिलन कैसा रहा? वो अमिलन जैसा रहा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर बाधा अनुभव की, रुकावट। लेखक की पुरानी आदत है खाली बैठकर कल्पना करते रहने की। लेखक और नवाब दोनों में नवाब का व्यवहार ज्यादा भला है और ज्यादा सामाजिक है। वो अच्छे सहयात्री की तरह लेखक से बातचीत शुरू करता है, उसे खीरे खाने का निमंत्रण देता है। एक बार मना करने पर फिर से निमंत्रण दोहराता है। लेखक केवल मन में गांठ रखने के कारण उस निमंत्रण को ठुकरा देता है। दूसरी बार निमंत्रण इसलिए ठुकराता है क्योंकि वो पहले ठुकरा चुका था। वह अंत तक अपनी जिद पर अड़ा रहता है। नवाब साहब अपनी नवाबी शान, खानदानी तहजीब, लखनवी नफासत और नजाकत दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आम आदमियों की तरह खीरा खाया नहीं, बल्कि उसकी गंध और स्वाद से ही पेट भर लिया। इसी से वह औरों से ऊंचे सिद्ध हो सकते थे। जब नवाब साहब ने खीरे को बिना खाए केवल सूंघने भर से जोर की डकार मारी तो वो देखते रह गए। नवाब साहब का यह कहना कि खीरे को सूंघने से पाचन शक्ति पर जोर पड़ता है, लेखक को हैरान कर देने वाला था। इस पाठ में लेखक कहना चाहता है कि केवल गंध और स्वाद के सहारे पेट नहीं भर सकता। जो लोग इस तरह पेट भरने और संतुष्ट होने का दिखावा करते हैं वह डोंगी है। इस व्यंग्य का दूसरा संदेश यह है बच्चों कि कहानी के लिए कोई ना कोई घटना, पात्र और विचार अवश्य होने चाहिए। बिना घटना और पात्र के कहानी लिखना निरर्थक है। तो आपसे एमसीक्यू में अगर क्वेश्चन पूछे जाएं, नवाब साहब किससे थक गए थे, तो नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक गए थे। लेखक को तस्लीम में सिर क्यों खम कर लेना पड़ा, तो लेखक को खानदानी तहजीब देकर, खानदानी नफासत देकर, खानदानी नजाकत देकर तस्लीम में सिर खम लेना पड़ा। नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से क्या देखा था, तो नवाब साहब ने तृष्णा भरी आंखों से नमक मिर्च से युक्त खीरे की फांकों को देखा था। नवाब साहब ने खीरे का रसा स्वादन कैसे किया था, तो वासना से किया था। ओके, नवाब साहब ने खीरे के गुण अवगुण में कौन सी बात नहीं कही? बहुत मीठा होता है, ये तो उन्होंने कहा था खीरा लजीज होता है, ये भी उन्होंने कहा था खीरा शकील होता है, ये भी उन्होंने कहा था मैदे पर बोझ डालता है, पर ये उन्होंने नहीं कहा था कि ये बहुत मीठा होता है। नवाब साहब ने तृप्ति का प्रदर्शन कैसे किया था? डकार लेकर। ओके स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है एक कहानी, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था। लेखिका वहां के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह रही, लेकिन वहां से उनका परिवार इंदौर आ गया था, जहां उनके पिता का बहुत मान सम्मान था, बड़ी प्रतिष्ठा थी। वो कांग्रेस पार्टी के सदस्य के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। वे विद्यार्थियों को बिना शुल्क लिए पढ़ाया करते थे। लेखिका के पिता और लेखिका के विचार आपस में टकराते थे। पिता लेखिका को देश समाज के प्रति जागरूक बनाना चाहते थे, किंतु उसे घर तक ही सीमित रखना चाहते थे। लेखिका चाहती थी कि वह अपनी भावनाओं को प्रकट भी करे, वह देश की स्वतंत्रता में सक्रिय होकर भाग ले। यहीं आकर दोनों की टक्कर होती थी। लेखिका द्वारा पढ़े गए उपन्यास थे महाभोज और आपका बंटी। विवाह के मामले में दोनों के विचार टकराए थे। पिता नहीं चाहते थे लेखिका अपनी मनमर्जी से राजेंद्र यादव से शादी करे, पर लेखिका ने उनकी परवाह नहीं की। लेखिका के पिता को उनके अपने ही लोगों ने इतना धोखा दिया था कि वे स्वभाव से शक्की हो गए थे। लेखिका के पिता चाहते थे कि लेखिका आम लड़कियों की तरह केवल रसोई घर तक सीमित ना रहे, बल्कि बुद्धिजीवी बने, विदेश और समाज के ज्वलंत मुद्दों पर अपने विचार रखे और जागरूक नागरिक बने। इसलिए उन्होंने रसोई घर की उपेक्षा करते हुए बटियार खाना अर्थात प्रतिभा को नष्ट करने वाला कह दिया। लेखिका की मां पिताजी से एकदम भिन्न प्रकृति की थी। स्वभाव से एकदम शांत थी, धैर्यवान थी, सहनशील थी। उनमें त्याग और सेवा के गुण अधिक थे। वे शिक्षित ना होकर अनपढ़ थी। लेखिका बचपन में जिसे घर मानती थी वो केवल अपना घर नहीं होता था, उस समय अपना पड़ोस और मोहल्ला अपना ही प्रतीत होता था। कुछ घर तो इतने अपने से लगते थे कि उनमें आना जाना घर जैसा ही जान पड़ता था। तब मोहल्ले के किसी भी घर में जाने में कोई पाबंदी नहीं होती थी। लेखिका को उसके पड़ोसियों ने बहुत गहराई से प्रभावित किया। इसका प्रमाण यह है कि उसने जब भी कहानी लिखी उन पात्रों को लेकर लिखी जो उसके पड़ोसी संगी थे। एक भवंडर शहर में मचा हुआ था और एक घर में अर्थात शहर और देश में स्वतंत्रता आंदोलन की भीषण हलचल थी। अब इसका आशय भी पूछा जा सकता है आपसे, लेखिका भी उस हलचल और आंदोलन में शामिल थी।
उधर घर में उसकी सक्रिय भागीदारी को लेकर बवंडर मचा हुआ था। पिता नहीं चाहते थे वह लड़कों के साथ खुलकर नारे लगाती हुई हड़ताल करे, भाषण दे, जल से जुलूस करे, और जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो, इसमें लावा प्रबल जोश का काम कर रहा था। लेखिका की हिंदी प्राध्यापिका थी शीला अग्रवाल। उन्होंने लेखिका को स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने की प्रेरणा दी थी। इसके अलावा शीला अग्रवाल ने अपनी जोशीली बातों से लेखिका के मन में बैठे संस्कारों को कार्य रूप दे दिया। उन्होंने लेखिका के खून में शोले भड़का दिए। पिता उसे चार दीवारी तक सीमित रखना चाहते थे, पर शीला अग्रवाल जो उनकी प्राध्यापिका थी, उन्होंने उसे जनजीवन में खुलकर विद्रोह करना सिखा दिया। यह पाठ क्या संदेश देता है कि स्वतंत्रता और जन आंदोलन पर केवल पुरुषों का ही अधिकार नहीं है, स्त्रियां भी इसमें बराबर की भागीदार होनी चाहिए। इसे पढ़कर लड़कियों और स्त्रियों को भी संघर्ष करने की प्रेरणा मिलती है। लेखिका की मां लेखिका के लिए कभी भी आदर्श नहीं बन सकी। क्यों? क्योंकि संघर्ष, विरोध, स्वेच्छा से उनका दूर का भी संबंध नहीं था। मन्नू भंडारी के पिता की स्वतंत्र सोच, स्त्री पुरुष समानता की भावना और देश के प्रति लगाव की भावना अनुकरणीय है, जिन गुणों को हम अनुकरण योग्य मान सकते हैं। मन्नू भंडारी के पिता स्वाभिमानी थे। वह अपने आश्रित बच्चों के सामने अपनी आर्थिक विवशताओं का रोना आत्मसम्मान के विरुद्ध मानते थे। दूसरा, आर्थिक धोखे खाकर भी बहुत शक्की हो गए थे, तनावग्रस्त हो चुके थे, इसलिए कभी भी आर्थिक विवशताएं उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताई। तो आइए कुछ एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, पड़ोस कल्चर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? पड़ोस कल्चर पड़ोसी से आत्मीयता का भाव रखना होता है। महानगरों के फ्लैट में रहने वालों को पड़ोस कल्चर से किसने अलग कर दिया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपनी जिंदगी खुद जीने के दबाव ने। पड़ोस कल्चर से विच्छिन्न होकर हम क्या हो गए हैं? हम संकुचित हो गए हैं, हम असहाय हो गए हैं, हम असुरक्षित हो गए हैं। ओके, पड़ोस कल्चर से कौन विच्छिन्न हो गया है? तो आपको बताना है महानगरों के फ्लैट में रहने वाले लोग हो गए हैं। पड़ोस कल्चर की एक अच्छाई आपको बतानी है बच्चों, तो जीवन सुरक्षित और सहज हो जाता है। ओके, विस्फारित अहंकार का अर्थ अगर कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? विस्फारित अहंकार का अर्थ है स्वयं के अद्वितीय होने का मिथ्या अभियान। ओके, व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं से लेखिका का आशय क्या रहा? तो लेखिका का आशय रहा तन मन को स्वस्थ रखने वाले सद्गुण। तो आई होप एक कहानी, ये भी चैप्टर की बहुत सारी चीजें जो आपने क्वेश्चन आंसर में या फिर इधर उधर अभी तक ना सुनी हो, वो आपने इस वीडियो के जरिए सुन ली हो। तो पिता के व्यक्तित्व के सकारात्मक पहलुओं को किसने निचोड़ना शुरू किया था बच्चों? गिरती आर्थिक स्थिति ने। आइए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अगला चैप्टर है नौबत खाने में इबादत। पहले तो नौबत खाने का अर्थ क्या है? प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, और इबादत का अर्थ है उपासना। काशी में पंचगंगा घाट स्थित बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी थी। ड्योढ़ी के नौबत खाने में बिस्मिल्लाह खां बचपन से शहनाई बजाया करते थे। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां के जीवन पर आधारित एक पाठ है। ओके, याद रखिएगा किसके जीवन पर आधारित पाठ है, और बिस्मिल्लाह खां का जन्म स्थान याद रखिएगा, वो कौन सा है? डुमराव। ओके, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को बचपन में अमीरुद्दीन नाम से पुकारा जाता था। 6 वर्ष की अवस्था में ये अपने से 3 साल बड़े भाई शमसुद्दीन के साथ अपने ननिहाल काशी आ गए। इनकी मां का नाम मिठन था। वहां अपने दोनों मामा अली बख्श और सादिक हुसैन जैसे विख्यात शहनाई वादकों के साथ रहकर शहनाई वादन का अभ्यास करने लगे। शहनाई वादन इनके ननिहाल का पेशा था, और उनके मामा राजघराने में शहनाई वादन के लिए जाया करते थे। उनके नाना भी शहनाई वादक थे। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। उनके नाना की शहनाई की मीठी तान उन्हें 4 साल की उम्र में भी आकर्षित करती थी। इसलिए जब उनके नाना रियाज के बाद उठकर चले जाते तो वे छोटी बड़ी शहनाइयों में से उनकी मीठी वाली शहनाई ढूंढने लगते। उन्हें लगता कि इस शहनाई में से मीठी तान निकलती है, इसीलिए तो वो ढूंढते थे दादा की मीठी शहनाई। बड़े होकर सुलोचना की फिल्म देखने के लिए कमाई हेतु वे बालाजी मंदिर पर रोज शहनाई बजाने लगे। रोज के रियाज ने उनकी शहनाई की तान को भी उतना ही मीठा बना दिया जितना उनके नाना की शहनाई में था। अमीरुद्दीन का जन्म स्थान बिहार में सोन नदी के किनारे बसा हुआ गांव डुमराव है, जहां पर सोन नदी के किनारे क्या पाई जाती है? रीड पाई जाती है। और रीड क्या होती है? जो शहनाई में अंदर बजाने के काम आती है।
एक प्रकार की नरकट घास से बनी। बिस्मिल्लाह खां अपने धर्म के प्रति पूरी तरह समर्पित थे बच्चों। वे हजरत इमाम हुसैन की शहादत में सामान्य व्यक्ति की तरह शोक प्रकट करते थे। इसके साथ ही वे काशी स्थित गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ और बालाजी के प्रति अटूट एवं गहन आस्था रखते थे। इस तरह बिस्मिल्लाह खां गंगा यमुनी संस्कृति के प्रतीक थे। तो गंगा जमुनी यहां पर संस्कृति को एक विशेषण के तौर पर यूज किया गया है। लेखक ने हिंदू मुस्लिम संस्कृति के मेलजोल को गंगा जमुनी संस्कृति कहा है। लेखक को दुख है कि यह संस्कृति धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। वे काशी से बाहर होते थे तब भी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाते और थोड़ी देर के लिए शहनाई का प्याला उस ओर घुमा देते थे। इससे उन्हें काशी में होने का एहसास होता था। मोहर्रम, ताजिए और होली अबीर गुलाल की मिलीजुली संस्कृति अब इतिहास बनने जा रही है। कला प्रेमी बिस्मिल्लाह खां ईश्वर से सच्चे सुर मांगते थे। शहनाई वादन के लिए उन्हें भारत रत्न पुरस्कार भी मिला है। 14 वर्ष की अवस्था में बिस्मिल्लाह खां बालाजी मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते थे। काशी में बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक हैं। आशय यह है कि काशी नगरी सदियों से बाबा विश्वनाथ के धाम के रूप में जानी जाती रही है, किंतु बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के सुरों से जुड़े जाने के कारण अब काशी उनके नाम से भी जानी जाती है। बिस्मिल्लाह खां की तुलना कस्तूरी मृग से की गई है, क्योंकि जिस प्रकार मृग अपनी आंतरिक सुगंध से अनजान रहता है, इस प्रकार जो बिस्मिल्लाह खां थे सुरों के ज्ञाता होते हुए भी हमेशा ईश्वर से सच्चा सुर मांगते थे। यानी कि वे भी सुरों के ज्ञाता होते हुए वे खुदा से यही विनती करते कि खुदा तू मुझे ऐसा सच्चा और मार्मिक सुर प्रदान कर जिसे सुनकर श्रोताओं की आंखों से आंसू ढलक पड़े, जिसमें हृदय को गदगद करने की, तरल करने की, करुणाद्र करने की शक्ति हो। बिस्मिल्लाह खां की संगीत साधना को समृद्ध करने वाले व्यक्ति उनके मामा थे, रसूलन और बतूलन थी, नाना थे, कुलसुम की कचौड़ी की दुकान थी। कुलसुम जब देसी घी की खोलती कढ़ाई में कचौड़ी डालती थी तो छन की आवाज आती थी। उस समय उसमें से जो आने वाली आवाज थी वो बिस्मिल्लाह खां को संगीत में प्रतीत होती थी। मोहर्रम की 8वीं तारीख बिस्मिल्लाह खां के लिए विशेष महत्व रखती थी, क्योंकि इस 8वें दिन के अनुसार उनके यहाँ कोई राग नहीं बजता था। सभी राग रागनियों की अदायगी का निषेध होता था। बच्चों, रियाज से क्या तात्पर्य है, कोई आपसे पूछे तो आप क्या बताएंगे? संगीत का अभ्यास। ओके, बिस्मिल्लाह खां को संगीत के प्रति आसक्ति कहां से आई थी? रसूलन और बतूलन को सुनकर। इसके अलावा बिस्मिल्लाह खां को रियाज के लिए कहां जाना पड़ता था? बालाजी के मंदिर में। इनके माता पिता का नाम क्या था? इनके माता पिता का नाम मां थी मिठन और पिता थे पैगंबर बख्श। और डुमराव किस लिए प्रसिद्ध है बच्चों? शहनाई की रीड बनाने के लिए। इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि किसी की शरण या गुफा खोजने का क्या प्रयोजन है, तो किसी की शरण या गुफा खोजने का प्रयोजन है अपनी उलझन का समाधान ढूंढना। ऊहापोह शब्द का अर्थ क्या है बच्चों? ऊहापोह शब्द का अर्थ होता है ऊपर नीचे। ओके, बाहर भीतर, उलझन, ऊंचा स्थान, 4 ऑप्शन दी है। ऊहापोह शब्द का अर्थ है ऊपर नीचे, बाहर भीतर, उलझन, ऊंचा स्थान। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए ऊहापोह में फंसे रहना, उलझन में फंसे रहना। ओके, बिस्मिल्लाह खां 80 बरस से क्या सोचते आए हैं? उन्हें 7 सुरों को बरतने की तमीज अभी तक क्यों नहीं आई? खान साहब ने अपनी शिष्या को क्या समझाया था? तो खान साहब ने अपनी शिष्या को समझाया कि भारत रत्न हमें शहनाई पर मिला है, लुंगिया पर नहीं। तुम लोगों की तरह अगर हम बनाव श्रृंगार में लगे रहते तो हो चुकती शहनाई, बनाव श्रृंगार करते तो रियाज नहीं कर पाते। गंगा जमुनी संस्कृति का तात्पर्य समझा दिया है मैंने, मिलीजुली संस्कृति। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संस्कृति। संस्कृति नामक प्रस्तुत पाठ एक निबंध है जो आपका क्षितिज का लास्ट चैप्टर है, जो हमें सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान कराता है। लेखक संस्कृति और असंस्कृति, सभ्यता और असभ्यता के ब्रह्म जाल में फंसे मनुष्यों से क्या प्रश्न करता है? वो यही प्रश्न करता है कि मनुष्य की जो योग्यता मनुष्य से आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, उसे संस्कृति कहना उचित है या असंस्कृति? इसी प्रकार जिन साधनों के बल पर वो दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उसे सभ्यता कहना उचित है या असभ्यता? लेखक इतना आश्वस्त है कि यदि संस्कृति का कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो संस्कृति और असंस्कृति होकर रह जाएगी। संस्कृति और नहीं है, वो संस्कृति असंस्कृति होकर रह जाएगी, और ऐसी संस्कृति का अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा
कुछ नहीं हो सकता। कौशल्यायन जो आपके पाठ के लेखक हैं, उनके अनुसार हमारे जो खाने पीने के तरीके हैं, हमारे जो ओढ़ने पहनने के तरीके हैं, हमारे जो जाने गमन आगमन के साधन हैं, हमारी सभ्यता के अंतर्गत समाहित है। लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक संकीर्ण मनोवृत्ति के कारण, लोगों की छोटी सोच के कारण नहीं बन पाई। हम इन शब्दों का सही अर्थ समझ नहीं पाए। संसार परिवर्तनशील है, समय के साथ हर चीज बदलती है, तो संस्कृति और सभ्यता को भी पकड़कर नहीं बैठा जा सकता। आज सुई धागे का प्रथम प्रयोग करने वाला मानव, आग और सुई धागे का प्रथम प्रयोग करने वाला मानव संस्कृत मानव था। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग सुई धागे का आविष्कार हुआ, वह संस्कृति है। और जो चीज उसने अपने और दूसरों के लिए खोज की, विस्तृत की, उसका नाम सभ्यता है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की खोज की। आज का विद्यार्थी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत तो जानता ही है, साथ ही अन्य नियमों को भी जानता है, जिसे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहते। पर वो विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन जितना संस्कृत नहीं है। लेनिन ने दूसरों को सुखी देखने का सपना देखा था, इसलिए वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करना चाहता था जहां कोई दुखी ना हो। संस्कृति का जनक ज्ञान उत्पन्न करने वाले को कहा गया है। मानव संस्कृति क्या है? अविभाज्य। जो अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए तथ्य खोजते हैं, उन्हें मनीषी कहा गया है। मनुष्य से मिलने वाला ज्ञान सहज संस्कृत के कारण प्राप्त होता है, और संस्कृत व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता, बस सदा अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा नए अनुसंधान में खोजने में लगा रहता है। रात के तारों को देखकर नाश हो सकने वाली, नाश नहीं है वो, रात के तारों को देखकर ना सो सकने वाले मनीषी को प्रथम पुरस्कर्ता कहा गया है। क्यों? क्योंकि पेट भरा और तन ढका होने के बाद भी वो निठल्ला नहीं बैठ सकता। तारों भरे मोती के थाल के रहस्य के बारे में वो जानना चाहता है। गौतम बुद्ध का गृह त्याग के पीछे मानवता का सुख, यही भावना रही थी। आजकल संस्कृति के नाम पर जो कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, उसे लेखक ने संस्कृति नहीं माना है। संस्कृति का मूल आधार मानव जाति का कल्याण है और मानव जाति का विकास है। तो बच्चों, संस्कृत व्यक्ति की संतान को अनायास क्या मिल जाता है? उन्हें क्या मिलता है? अनायास, बिना परिश्रम किए आविष्कृत नई चीज मिलती है। न्यूटन कैसा मानव था बच्चों? संस्कृत। एक संस्कृत व्यक्ति क्या करता है? एक संस्कृत व्यक्ति नई चीज की खोज करता है। दिन रात में अगर कोई आपसे समास पूछ ले तो दिन रात में वैसे तो नहीं पूछेगा, क्योंकि समास आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को पता होना चाहिए। तो दिन रात में समास क्या है? द्वंद्व। और संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है बच्चों? क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू का, संस्कृति कब असंस्कृति हो जाती है? जब उसका कल्याण भावना से नाता टूट जाता है। संस्कृति की जननी कौन है? तो संस्कृति की जननी जिज्ञासा और कर्मशीलता है। ठीक है। मोती भरा थाल किसे कहा गया है? तो मोती भरा थाल तारों से भरे आकाश को कहा गया है। हमारी सभ्यता क्या है? मैंने आपको बता दिया है, और यह भी बता दिया है सभ्यता परिणाम किसका है? तो सभ्यता संस्कृति का परिणाम है। चलिए, यहां पर क्षितिज की पाठ्यपुस्तक यानी कि प्री बोर्ड की रिवीजन के लिए आपको मैंने चैप्टर की ब्रीफिंग करके दे दी है। अब आपने जो भी अब तक पढ़ा हुआ है वो तो सही है, लेकिन एक बार इस वीडियो पर नजर मार के जाइएगा, क्या पता आपको कोई ना कोई इस ब्रीफिंग में से क्वेश्चन मिल जाए। ओके, वीडियो को लाइक दीजिएगा अपनी पूरी क्लास के साथ, जल्दी से शेयर कीजिए वीडियो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड की रिवीजन करवाने के लिए भी आपकी अध्यापिका जल्दी आपके सामने आएगी। टिल देन टेक केयर स्टूडेंट्स।